हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 में इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से लिए गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सभी ब्रांच में कॉमन होता है और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। स्पेशली आप देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और दूसरा पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, ताकि इसके आसपास कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच कंट्री प्रपोज the idea of holding a United Nations conference on human interactions with environment in 1968। तो हम लोग जनरली जो कन्वेंशंस पढ़ना शुरू करते हैं वो 1972 से स्टार्ट करते हैं, जब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। और ये किसके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हुआ था? तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और फैक्चुअल पूछा गया है कि किस कंट्री ने इस मुद्दे को उठाया था कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन, और स्वीडन की ही कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम। इसीलिए स्टॉकहोम में 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था और यहीं पे यूएनईपी की स्थापना की गई थी। और एग्जाम में पूछा था कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, नैरोबी केन्या में है। साथ में एक फैक्ट और भी याद रखिएगा कि जो हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, वो इसी की वजह से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्वीडन। स्वीडन ने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि एक कन्वेंशन होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और इसीलिए जो है 1972 में यूएन के अंतर्गत जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। तो इतने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट क्वालिटी द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक क्वेश्चन और आप लोग जान लीजिए जो इससे जुड़ा हुआ है। एक इंसिडेंट हुआ था जिसको कहा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कब हुआ था? दिसंबर 1984 में हुआ था। ये चीज़ एग्जाम में पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा। और इसी के डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन के रूप में ही जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जो कि 1986 में आया था। और ये एक तरह का इंडिया का अम्ब्रेला प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हैं। इसके तहत ही बहुत सी चीज़ें निकल करके बाद में आती गई हैं। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा, 1986 में ये आया था। साथ में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका नाम भी पूछा जाता है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, तो इसको मेथिल आइसोसाइनाइड का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीपुल ऑफ डॉट, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वेयर फेमसली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इसका ईयर याद रखिएगा, 1974 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में हुआ था। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय में हुआ था। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है गढ़वाल हिमालय क्या होता है और कुमाऊं हिमालय क्या होता है। तो जब भी इसका वर्टिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है हिमालय का, तो उसमें उत्तराखंड को 2 पार्ट में ऐसे रखा जाता है। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है गढ़वाल हिमालय और नीचे वाले को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो कुमाऊं हिमालय में आपका नैनीताल एक फेमस जगह है जो आता है, जबकि गढ़वाल में जहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़वाल हिमालय में आता है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे घुमा करके पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कुछ नाम भी पूछा जाता है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, जैसे गौरा देवी,
और दूसरा क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसमें क्या था कि लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से लिपट जाते थे। तो चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई इतनी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने मैप के माध्यम से, ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें जो हिमालय का वर्टिकल यानी कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय आता है। तो ऊपर वाला पोर्शन गढ़वाल हिमालय कहा जाता है और इधर नीचे वाले पोर्शन को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो ये चीज़ ज्योग्राफी का है, इसको याद रखिएगा। साथ में एक अपीको मूवमेंट था, अपीको आंदोलन, इसको भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाता है, तो ये कर्नाटक में हुआ था, ठीक। और दूसरी चीज़ ईयर इसका पूछ लिया जाता है 1983 में। ये दो मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पिछली बार चिपको आया तो इस बार एपिको आंदोलन आ सकता है, और ये कर्नाटक में होता है 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए हमारा सन है, सन से हमारे अर्थ पे रेडिएशंस आ रहे हैं, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, ठीक। लेकिन अर्थ भी कुछ एनर्जी इमिट करेगी, क्योंकि अर्थ का भी कुछ टेम्परेचर होगा। तो अर्थ जो अपना एनर्जी इमिट करती है, तो जो हमारा एटमॉस्फियर होता है उसमें कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो इस एनर्जी को जो री एमिट होती है अर्थ से, वो उसको वापस कर देती हैं। तो बहुत सी एनर्जी हमारी रिटर्न हो जाती है अर्थ पे, जो अर्थ से निकलती है, जबकि जो सन से आती है एनर्जी उसको आने देती है, लेकिन जो रिटर्न में जा रही होती है अर्थ से उसको रोक लेती है और कुछ पोर्शन उसका वापस कर देती है। तो अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तरह का ब्लैंकेट का काम करती है, और जब सन के साइड में हमारा अर्थ नहीं रहता है, रात का जो समय होता है, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत बिलो माइनस में नहीं चला जाता है। अगर ये गैसेज ना रहें तो ये एनर्जी इमिट हो जाएगी और सुबह तक का टेम्परेचर आपका -18 लगभग हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस प्रभाव इसी को कहा जाता है। और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं तो एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब एक तो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन वही चीज़ जब एक्सेस होने लगती है तो नुकसानदेह हो जाती है। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो भी एक समस्या का विषय है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लीजिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, CO2, इसको याद रखिएगा। मीथेन होती है हमारी CH4, और मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, CFCs हो गए, ये सारे जो है गैसेज हो। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन है किसका, वो CO2 का है। अच्छा, एक चीज़ और आता है वाटर वेपर, कभी कभी आप देखे होंगे वाटर वेपर कहीं कहीं लिखा रहता है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये अर्थ के मतलब सन की एनर्जी से ही इवेपोरेट होकर के वाटर से वाटर वेपर बन रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है और ना ही उस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का री एमिट करती है वो वाटर वेपर्स करते हैं। अब इसका जो है हमारे जो मानव जनित क्रियाओं से इसका लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, और ना ही ग्रीन हाउस गैस में इसको कैलकुलेट करते हैं, और ना ही जो है ग्लोबल वार्मिंग में इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इस बात को याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की है। बाकी का भी पूछा जाता है कि इसका कितना परसेंटेज है, तो मैं उसी क्रम में लिखा भी हूँ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ एक बार परसेंटेज। CO2 लगभग 64% इसका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और CH4 का लगभग 19% है, नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है, CFCs का इससे जो है 11% है लगभग। इसमें कई सारी गैसेस कंबाइन होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाए, क्योंकि CCl4 इसका फार्मूला होता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस करता है हमारा ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर के लिए क्लोरीन बहुत ही हार्मफुल होता है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लाखों ओजोन मॉलिक्यूल को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। बाकी चीज़ें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर पूछा होता कि ओजोन डिप्लेशन में कौन कंट्रीब्यूशन करता है तो उस समय आप ऑप्शन डी टिक करते, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो नॉर्मली जनरेट नहीं होता है म्युनिसिपल के पर्पस, ये पावर प्लांट वगैरह में जनरेट होता है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इसको डिस्पोज ऑफ करने का, जिसमें उसकी इंटेंसिटी के बेस्ड पे किया जाता है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट 3 कैटेगरी में होते हैं, लो, मीडियम और हाई। उसके रेडिएशन, कितना रेडिएशन उससे निकलेगा, उसी के बेसिस पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है, और इसका एक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ये नॉर्मल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं बिना पढ़े भी। और देखिए आप सॉलिड वेस्ट से जुड़ा हुआ कितना क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाई। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, जो अभी मैं बता रहा था कि जो ग्रीन हाउस गैसें जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वही ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और इससे क्या होता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो अभी उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो उससे क्या होगा, तो वहाँ पे हम लोग इसके इफेक्ट को भी देख लेंगे। तो इससे काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इससे क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका क्लाइमेट चेंज ही हो जाता है। ठीक है, मान लो रेनी सीजन अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगा, कम होने लगा, जो है ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्टिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, सी लेवल ऊंचा होता जाएगा, जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं वो डूबने लगेंगे पानी के अंदर। तो ये सारे इसके इफेक्ट होते हैं। अच्छा, ये जो पूछा है कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल रहता है बच्चों को। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बुक्स वगैरह में लिखे हुए हैं वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग मान के चल रहे हैं, और यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना अभी तक बढ़ गया है। अच्छा, ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, तो प्री इंडस्ट्रियल एरा से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि उस समय जब औद्योगिकरण जब नहीं शुरू हुआ था विश्व में, उस समय अर्थ का टेम्परेचर कितना था और अब एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया है, उसी से हम लोग नापते हैं और बताते हैं कि 0.6 डिग्री ज़्यादा हो गया है, वहाँ से कंपेयर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल्स। तो जो भी किसान के मित्र कीट होते हैं, अगर उनको हार्म नहीं पहुंचाना है तो उसके लिए जो है हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड, ये सारे जो है सेलेक्ट करके नहीं मारते हैं, वो सबको ख़त्म करते हुए जाते हैं, चाहे मित्र कीट हों या फिर जो है आपके दुश्मन कीट हों, कुछ भी हों उसको ख़त्म करते हुए जाता है। जैसे हर्बिसाइड का यूज किया जाता है आपका खरपतवार नाशक हिंदी में कहा जाता है, यानी कि जितने भी तरह की घासें हैं, वेजिटेशन है, सबको वो जला देगा या ख़त्म कर देगा। ठीक, फंजीसाइड है, फंगस को पूरे ख़त्म कर देगा, हो सकता है कोई फ़ायदेमंद हो उसको भी निपटा दिया। पेस्टिसाइड में वो चेक नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कीट फायदेमंद है। ठीक, आप कीटनाशक डाल दिए तो सारे कीड़े मर जाएंगे, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आप किसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ये सॉइल में जो भी हमारे मित्र कीट है वो मरने ना पाए। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे अर्थवर्म्स, जिनको हिंदी में केचुआ कहा जाता है। तो अर्थवर्म्स जो है ये ख़त्म होते जा रहे थे, इन सबका अगर यूज करते गए तो धीरे धीरे अर्थवर्म्स कम होते जाते हैं, सॉइल के अंदर मरते जाते हैं अगर इन सबका आप यूज कर रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक था। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द फेनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन द केस ऑफ। तो मैं बायोमैग्निफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और बायोमैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल में यही सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिसको दिया जाता है। ये इजीली एक्सक्रीट नहीं हो पाता है हमारे एक्सक्रीशन ऑर्गन से। ठीक, तो उत्सर्जन अंग इसको बाहर नहीं निकाल पाते, शरीर से स्टोर रहता है। मान लीजिए किसी फिश के अंदर चला गया और फिश को अगर कोई पक्षी खा लिया, ठीक,
तो क्या होगा कि उसके अंदर ये डीडीटी चला जाएगा। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा। इस चीज़ में बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसमें भी कोई भी केमिकल स्टोर होने लगता है किसी ट्रॉपिक लेवल में, और वो चीज़ बढ़ती जाती है जब ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इस फेनोमेना को बायोमैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो स्टोरिंग एंड इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ए केमिकल इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और बाकी चीज़ें भी मैंने इससे जुड़ी हुई बता दी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम पूछा जा सकता है। रेडिएशंस दैट आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट आर नोन टू कॉज एट ए हाई रेट। तो क्या चीज़ें हाई रेट पे लोग कॉज करते हैं? तो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है कि म्यूटेशंस इसको कहा जाता है। म्यूटेशंस क्या होते हैं? जो डीएनए होता है इंसान के डीएनए में ही चेंज हो जाता है। तो डीएनए अगर चेंज हो गया तो मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसके पास हाथ नहीं है या किसी के पास पैर नहीं है, सर बड़ा हो गया, पैर छोटा हो गया, मतलब कुछ भी डिफेक्ट उसके अंदर आ सकता है उसके म्यूटेशंस होने से। तो ये रेडिएशन का सबसे घातक प्रभाव है। आप देखे होंगे कि पढ़े भी होंगे जापान में जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, वहाँ पे अभी भी बताते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग बच्चे पैदा होते हैं कभी कभी। तो इतना सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद आज भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न यही है कि वो म्यूटेशन कॉज करता है। म्यूटेशन मतलब डीएनए में ही चेंज ले आता है, यानी आने वाली जनरेशन्स भी इसका जो है भुगतान करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैक्सिमम लोग इसको सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रोकेमिकल। तो जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज होते हैं उनको एग्रोकेमिकल कहते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, हर्बिसाइड हो गए। अभी मैंने ऊपर सब बताया था। फंजीसाइड मतलब फंगस को मारने वाले, हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स को मारने वाले, मतलब खरपतवार नाशक। ठीक, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो होते हैं, जो भी कीट होते हैं उनको मारने के लिए यूज होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्रोकेमिकल के, लेकिन इसमें बायोगैस जो है ये एग्रोकेमिकल का एग्जाम्पल नहीं है। बायोगैस क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जैसे काउडंग का आप देखे होंगे गोबर गैस प्लांट, तो उसमें जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ से बायोगैस जनरेट होती है। बायोगैस का कंपोजिशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये ऑप्शन पहले याद रखिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 50% से ज़्यादा मीथेन होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 20 से 30% जो है CO2 होती है। इन दोनों कंपोजिशन को लगभग याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो इसको टिक कर सकते हैं। और ये आपके साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सब लोग टाइम तो याद रख लेते हैं कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन जब फैक्चुअल हो जाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, गेस से भी कर सकते हैं। 1987 में आया है, तो 1989 में इसको फोर्स में लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और आप अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जितने भी कन्वेंशंस अभी तक हुए हैं पूरा उसका डिटेल वीडियो में बना दूंगा, उससे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, इस बात को एकदम याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं इन्वायरमेंट के, तो उसमें मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन इसी कन्वेंशन से ही आने वाला है। अच्छा, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जुड़ा किससे हुआ है, ये जानने वाली बात है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया था, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड था उसमें क्लोरीन था। तो जो क्लोरीन होता है वो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है, उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ये नाम याद रखिएगा। एक चीज़ और ओजोन से पूछा जाता है कि इसकी जो मोटाई होती है वो किस में नापी जाती है, उसका यूनिट का नाम क्या है? डैब्सन यूनिट। डैब्सन यूनिट इसको कहा जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा ओजोन का। ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। इसकी मोटाई जो थिकनेस होती है वो उसको कैसे मेजर किया जाता है? डैब्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, और ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो क्लोरीन का एक एटम होता है वो लाखों जो है ओजोन लेयर को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए CFC
जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट थे, ठीक, जो एयर कंडीशनिंग और एसी रेफ्रिजरेटर में यूज होते थे, उनको बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है, वियना कन्वेंशन। तो याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था और 1985 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था उसमें इसकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बोला गया था। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड के द्वारा। वियना कन्वेंशन में ओजोन लेयर के जो भी इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो एक कन्वेंशन ये याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल में बोला गया CFC मत यूज करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट मत यूज करो जिसमें क्लोरीन का एटम हो, ठीक, तो उसको निकाल दिया गया। फिर इसकी जगह क्या आ गया, HFCs आ गए, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज करिए, ठीक। तो इसको भी, इसके द्वारा क्या होने लगा, जो HFCs थे आपके, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होने लगा। बाद में स्टडी किया गया, अच्छा ये तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, तो किगाली अमेंडमेंट आया, याद रखिएगा, किगाली अमेंडमेंट। इसमें बोला गया कि HFCs को भी अब नहीं यूज करना है, और ये कब हुआ था, 2016। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, कोई भी इसमें से एग्जाम में पूछा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट और इससे पहले वियना कन्वेंशन, ठीक। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, और ये 1989 में फोर्स में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल भी रहा था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जो ओजोन होल क्रिएट हो गया था अंटार्कटिका के ऊपर, वो अपने आप उसने जो है रिकवर कर लिया है मैक्सिमम पोर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस कैप्स फ्रॉम द पोलर रीजन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया क्यों परेशान है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, अगर वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो भी हमारे पर्वत और ये पठार के ऊपर जो भी ग्लेशियर हैं, आइस कैप्स हैं, ये सब मेल्ट होंगे, और क्या होंगे, मेल्ट होकर के नदी के थ्रू समुद्र में चले जाएंगे, ओशियंस में चले जाएंगे, और इससे उसका लेवल राइज हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ही सेंटीमीटर या मान लीजिए 1 मीटर की ऊंचाई पे कोई आइलैंड है समुद्र तट से, उसकी ऊंचाई 1 मीटर ही है, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, सबसे पहले वो डूब जाएगा जैसे जैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द राइज इन द सी लेवल। तो डायरेक्ट जो इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि और इफेक्ट नहीं आएगा ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन पहला इफेक्ट डायरेक्ट तो यही आ जाएगा, जो भी स्नो है और आइस कैप्स है हमारे पोलर रीजन में, वो पिघल जाएंगे, पिघल करके जो है सी लेवल को राइज कर देंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। द ग्रीन हाउस गैस दैट इज नोन टू कंट्रीब्यूट द लीस्ट अमाउंट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी अभी मैंने बताया था कि किसकी कितनी क्वांटिटी है, तो उसमें मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और CFCs, ये लगभग 11% था। सबसे कम था नाइट्रस ऑक्साइड का, याद रख लेना, और सबसे ज़्यादा जो है CO2 का था 64%। ये लगभग अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन आपको कंपैरिजन याद होना चाहिए कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है लगभग। तो इस तरह से याद कर लिए, मीथेन का 19% है। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को दे देगा कि सीक्वेंस लगाइए हाई से लो, लो से हाई, किसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, बस कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, मतलब कौन सी गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। तो CO2 हमेशा चर्चा में इसीलिए रहता है क्योंकि देखिए 64% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसका लीस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट विच इज रिमार्केबली सीन इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज अराउंड। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में आया था 40%, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया टर्म्ड एज द ओजोन होल इज नोन टू मेनली डेवलप ओवर। तो ओजोन होल के बारे में मैं बता रहा था कि अंटार्कटिका के ऊपर जो है डेवलप हुआ था, अंटार्कटिका, ये आपका अर्थ है। ऊपर वाले पोर्शन को आर्कटिक कहा जाता है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है, आर्कटिक, और नीचे वाले पोर्शन को अंटार्कटिका का है।
अंटार्कटिका नीचे है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है पड़ता है, यानी कि साउथ पोल के पास में अंटार्कटिका है। यहाँ पे जो है स्टडी किया गया था और 1985 में रिसर्च के दौरान पता चला था कि यहाँ पे ओजोन होल क्रिएट हो गया अंटार्कटिका में। तो आपको याद होगा कि उसी समय वियना कन्वेंशन हुआ था और उसके बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है। तो जब ये ऑब्जर्व किया गया कि हाँ होल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको स्टडी किया गया और 1987 में इसको फेज आउट करने के लिए, CFCs को फेज आउट करने के लिए कन्वेंशन आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। उसके बाद से CFC का यूज बंद हो गया और धीरे धीरे ओजोन होल रिकवर करने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल जनरेटेड वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से इंसिनरेटर होना चाहिए। इंसिनरेशन में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर पे उसको जला दिया जाता है, जिससे उसमें जो भी पैथोजेंस और हार्मफुल बैक्टीरिया ये सब होते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो कितना ज़्यादा हैजार्डस हो सकता है अगर उसको ऐसे नॉर्मली फेंक दिया गया। तो इसीलिए इंसिनरेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कहीं कहीं पे सैनिटरी लैंडफिल्स भी लिखा हुआ है, लेकिन वो डिपेंड करता है कैसा है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन तो इंसिनरेटर ही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो वेस्ट प्रोसीजर। जीरो वेस्ट प्रोसीजर कौन सा है इसमें से? तो इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी तक तो चलती आ रही है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। पेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ है, एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ, तो इसमें दोनों में से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है एक तरह से साइकिल क्रिएट हो जाता है। साइकिल क्रिएट ऐसे हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप साथ में फार्मिंग कर रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, मतलब एनिमल को भी पाल रखा है और फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मैन्योर निकलेगा वो जा करके आप एज ए फर्टिलाइजर फार्मिंग में डाल सकते हैं। और यहाँ से जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे भूसा हो गया, इस तरह से समझ लीजिए, भूसा हो गया, पुआल हो गया, ये सब जो है जानवर को खिला सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि दोनों में आपस में आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जा रही हैं, इसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रहा है। इसका जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो इसके यूज हो जा रहा है, फार्मिंग यूज हो जा रहा है, और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो इसमें यूज हो जा रहा है। मतलब एक साथ आप कई चीज़ें कर सकते हैं और सबके जितने भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं या वेस्ट हो रहा है वो दूसरे में काम आ जा रहा है। तो यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को टिक कर देते, लेकिन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को याद रखिएगा, ये नया टर्म है और यही इसका सही ऑप्शन होगा जीरो वेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विच इज कॉमन एयर पॉल्यूटेंट इज मैक्सिमली सीन ऑन द। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो पॉल्यूशन वाले पार्ट में जब आप एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े होंगे PM10, PM2.5, ठीक, ऐसे करके आप पढ़े होंगे पार्टिकुलेट मैटर उसके साइज के हिसाब से। तो एयर पॉल्यूशन का मैक्सिमम इफेक्ट तो लंग्स पे ही देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है इस बार इससे यहाँ से आ जाए। जैसे मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है। तो मरकरी पॉइजनिंग से मिनीमाटा होता है, ये एग्जाम में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो है लेड किसको इफेक्ट करता है? ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को, इसको याद रख लीजिएगा, इसका ही पूछा जाता है। एक पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये जुड़ा हुआ है नाइट्रेट पॉइजनिंग से।
इसको याद रखिएगा, ये तीनों जो मैं बताया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, सही हो गया, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, मरकरी, लेड और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज टू बी डन इन। तो जो भी हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको किस में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसमें से रेडिएशन निकलता रहता है, और रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ें कि ये म्यूटेशंस क्रिएट कर देता है। स्किन पे तो हार्मफुल इफेक्ट डालता ही डालता है, लेकिन म्यूटेशंस यानी कि डीएनए में चेंज कर देता है, जो कि लॉन्ग टर्म में जा कर के इफेक्ट करता रहता है। तो इसीलिए इसको सील्डेड कंटेनर में रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको कोई भी सही कर सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका एक वीडियो अलग अलग चैप्टर वाइज करके बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।